नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। भरतपुर जिले में शहद उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत शहद को एक जिला एक उपज के रूप में चुना गया है। जिले में मधुमक्खी पालन में पहले से ही रोजगार के अवसर उपलब्ध है। अब भरतपुर में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसमें प्रशिक्षण, शहद गुणवत्ता जांच, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और भंडारण की सुविधाएं होंगी। कृषकों को उन्नत तकनीक और उत्पादन वृद्धि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले के 700 मधुमक्खी पालकों के लिए 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निःशुल्क बी कीपिंग किट भी वितरित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में भरतपुर जिले में मधुमक्खी पालन का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। उसके अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा ग्राम मई गुजर में 9.83 हेक्टेयर भूमि का जो है आवंटन किया जा चुका है और उसमें वित्त विभाग से और आयुक्तालय से बजट भी प्राप्त हो चुका है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग द्वारा उक्त आवंटित भूमि में जो है इसका काम शुरू किया जा चुका है। भविष्य में ये केंद्र स्थापित होगा तो हमारे ज़िले में मधुमक्खी पालकों को इससे संबल मिलेगा। इसमें गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, किसानों का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें मधुमक्खी पालन के लिए लाइव डेमो और मधुमक्खी पालन के लिए वर्ष भर में उपलब्ध फ्लोरा की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी और किस प्रकार से उन्नत तरीके से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को कैसे किया जा सकता है, इस सब की जानकारी इस मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र में दी जाएगी। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? जनकराज मीणा, उपनिदेशक उद्यान भरतपुर। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा नाम रामजी शर्मा है, क्योंकि हम बाहर के हैं, पर ये मधुमक्खी अगर सेंटर यहाँ बन जाता है तो इससे हर बी कीपर को जो यहाँ पे आएगा, मतलब वो शहद निकालेगा। फिर क्या है कि शहद निकालने के बाद कई डीलर ऐसे होते हैं जो शहद लेने के बाद पेमेंट कुछ रोक लेते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारा माल रिजेक्ट है या कोई मिलावट है। अगर मान के चलो यहाँ सर्विस सेंटर, मधुमक्खी सेंटर बन गया तो उसके बाद जो बी कीपर है वो डायरेक्ट अपना चेक करा सकता है और हर डीलर को डायरेक्ट ही भेज सकता है। तो हर बी कीपर के लिए ये भरतपुर मई गुजर गाँव में ये सेंटर बनने जा रहा है। सबसे बेनिफिट की बात तो बी कीपर के लिए यही है कि इधर अगर सेंटर बन जाएगा तो हर बी कीपर को अनलिमिटेड फ़ायदा और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामजी शर्मा है और हम गुजरात से रहने वाले, एमपी से रहने वाले। हमारा स्टेट जो है वो गुजरात का है। तो अभी हमने भरतपुर मई गुजर में पेटी लगा रखी है। कितना उत्पादन हो जाता है शहद का? ये तो शहद का तो उत्पादन मतलब पूरा अगर सीजन बढ़िया चल गया तो लगभग 100 डब्बों में 60 बाल्टी का एवरेज आ जाता है और अगर सीजन डाउन हुआ तो फिर वो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। मैं साहब मई गुजर से दौलत सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ पर बहुत डिब्बे रखे हुए हैं हमारे यहाँ मधुमक्खी के, तो ये प्रॉफिट बता रहे हैं। इससे हमारा कुछ गांव का नाम तो होगा ही होगा जी। और यहाँ सेंटर बनने जा रहा है और यहाँ सेंटर बनने जा रहा है साहब बड़ा। क्या बेनिफिट होगा उससे? उससे गांव के लिए कुछ सुविधा मिलेगी और कुछ बच्चों को कुछ रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा साहब इससे। बीकानेर में पीवीएम अस्पताल में प्रदेश की पहली ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब शुरू हुई है। इसे ट्रॉमा सेंटर में स्थापित किया गया है। मरीज अब घुटनों की दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस और टेनिस एल्बो जैसे रोगों का बिना ऑपरेशन इलाज करवा सकते हैं। खास बात यह है कि यह उपचार मरीज के स्वयं के रक्त एवं बोन मेरो से प्राप्त ब्लड कंपोनेंट्स को संक्रेदित कर किया जाता है। इलाज निःशुल्क है और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। प्रत्येक मंगलवार इस तकनीक से मरीजों का उपचार होगा। ओबीआरसी तकनीक ओपीडी आधारित डे केयर पद्धति है। मरीज लगभग 1 घंटे में इलाज लेकर घर जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग स्पोर्ट्स इंजरी, शोल्डर, हिप, घुटना, एंकल और अन्य मस्कुलोस्केलेटल रोगों में किया जाएगा। आज हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक रिसर्च लैब का उद्घाटन हुआ है। रिसर्च लैब
जीएफसी कंसंट्रेट पे काम करेगी और जो रीजनरेशन में काम आएगी। पेशेंट के हीलिंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ऑर्थोपेडिक्स में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई भी टेंडनाइटिस है या कोई भी तरह की अन्य डिजीजेज हैं, उनमें ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से काम करेगी और मरीज को हीलिंग में बहुत फायदा होगा। और ये एक निर्धारित दिन डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स किया जाएगा। उस दिन जो भी मरीज इसका लाभ उठाना चाहे वो आके यहाँ पे करवा सकता है और ये सारा ट्रीटमेंट मरीज का फ्री में होगा। इसमें मरीज को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है और इस ट्रीटमेंट के कोई 99.9% कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए। मतलब बगैर ऑपरेशन मरीजों को काफ़ी फायदा होने वाला है। हाँ, इसमें कई डिजीज ऐसी होती है जैसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में यदि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या माइल्ड फॉर्म में किसी को टेंडिनाइटिस है तो उसमें हम इसको ऑपरेशन से बचा सकते हैं मरीज को। यदि हम प्रॉपर टाइम पे पीआरपी और जीएफसी थेरेपी करते हैं तो हम मरीज को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। काफ़ी अथक प्रयास के बाद ये दिन हमें देखने को मिला है और सबका सहयोग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग के लिए मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मगाराम जी कुलरिया और समस्त कुलरिया परिवार का, जिन्होंने मुझे एक ही बार के अंदर मेरे कहने पर ये जो है सपोर्ट और ग्रांट जो है मुझे दे दी और कहा कि आप जब तक चाहेंगे आई विल सपोर्ट यू। जनहित के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं कितना भी हो जाए मैं आपके साथ रहूँगा, हमेशा खड़ा रहूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। लेकिन हमने सपोर्ट के लिए एमएलए फंड और एमपी फंड से भी सहयोग के लिए जो है लेटर और पत्राचार का व्यवहार किया था, लेकिन अभी तक हमारा सहयोग जो है अपेक्षित है। तो आने वाले टाइम में हम सोचते हैं कि ये भी हमें बहुत सपोर्ट करेंगे। एक बड़ी खुशी की बात है कि हम इस क्षेत्र में करीब 10 साल से काम कर रहे थे, लेकिन वो विधि थोड़ी सी डिफरेंट थी, पीआरपी यूज करते थे, लेकिन ये जीएमसी है तो इसका जो इफेक्ट है उससे बेहतर रहेगा। ये हमारे मरीज ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1, 2 डिटर्मेंट डिजीज, रोटेटर कर्व इंजरी और प्लांटर फेशियाइटिस और स्पोर्ट्स इंजरी में भी काफ़ी कामयाब रहेगी। इस विधि के लिए हमने एक निर्धारित जगह भी अभी तुरंत डिसाइड कर देंगे, आज ही कर देंगे और ये प्रत्येक मंगलवार को सुचारू होगी। वीक में एक बार ही रहेगी है, जिससे कि हम इसकी सूचनाएं भी दे देंगे, जिससे कि इसको ज़्यादा डीगो में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला परिवहन कार्यालय परिसर से परिवहन निरीक्षक श्री कमल दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री कमल दुबे ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सड़क पर अनुशासन और सतर्कता सुरक्षित यातायात व्यवस्था की नींव है। इस अवसर पर जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी, सहायक कर्मचारी और यातायात पुलिस भी मौजूद रहे। रैली के माध्यम से आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। भरतपुर के कृषि महाविद्यालय भुसावर में राजस्थान सरकार के निर्देश पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि इन आंतरिक प्रतियोगिताओं का उद्देश्य प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। प्रतिभागियों में एकल नृत्य में अंजलि गुज्जर विजेता रहे। समूह नृत्य में अंजलि गुज्जर और सानिया मीना की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकल गायन में रोहित माली, कविता गायन में विशाल कसारा और मूक अभिनय में पायल की टीम ने जीत दर्ज की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई और इस दौरान कॉलेज का स्टाफ और स्टूडेंट्स मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लक्ष्मण मैदान स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी लगाई गई। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में यातायात नियमों, सुरक्षित वाहन चलाने और नेशनल हाईवे लेन सिस्टम से जुड़ी जानकारियां दी गई। इसके बाद जिला कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आमजन और स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन पूरे जनवरी माह में किया जा रहा है, सभी जिलों में किया जा रहा है। इस माह के तहत कई सारी एक्टिविटीज जिले में कराई जा रही हैं, चाहे वो स्कूल में कंपटीशन को लेकर हो, पेंटिंग कंपटीशन हो। इसी आयोजन के तहत आज हमने एक रथ का भी रवानगी करी है, जो जिले में अलग अलग जगहों पर घूमेंगे और सड़क सुरक्षा का जो मैसेज है वो सब जगह तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक एग्जीबिशन का भी आज हमने शुभारंभ किया है, जो 30 तारीख तक जिले में चलेगी।
और हम प्रयास करेंगे कि ज़िले के जो स्कूल्स हैं, विशेषकर जो शहर के स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को यहाँ पर जो आयोजन है उसको हम लोग अवलोकन करा सकें और दिखा सकें, और जो मैसेज देने का प्रयास है कि किस प्रकार से सड़क पर हमें हेलमेट लेकर चलना चाहिए, 3 लोग एक गाड़ी पे नहीं चलने चाहिए, तो इस प्रकार का मैसेज हम लोग बच्चों तक पहुंचा सके और वो फिर अपने पेरेंट्स तक इस मैसेज को अच्छे से पहुंचा सके। डूंगरपुर जिले को स्वास्थ्य सेवाओं में एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में अब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इसी सत्र से सर्जरी, जनरल मेडिसिन और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में पीजी कोर्स संचालित होंगे। तीनों विषयों में 4-4 सीटों को आधिकारिक स्वीकृति मिल चुकी है। सरकार की ओर से केवल एनओसी का इंतजार है। पीजी कोर्स शुरू होने से जिले में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे। गंभीर मरीजों को बड़े शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। स्थानीय स्तर पर बेहतर और समय पर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। 3 डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट करने के लिए हमने केंद्र सरकार को आवेदन भेजा हुआ है, जिसके बाद में हमें उम्मीद है कि वर्ष 2026 बैच में हमें मेडिसिन, सर्जरी और गायनी विभाग में भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। पोखरण के बठियाणा थाना क्षेत्र को आपात सेवाओं के लिए नई ताकत मिली है। थाने को एक आधुनिक डायल 112 वाहन उपलब्ध कराया गया है। यह गाड़ी नवीन तकनीक से लैस है। वाहन के ड्राइवर की वर्दी पर बॉडी कैमरा लगाया गया है। इससे घटनाओं की रिकॉर्डिंग संभव होगी। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी मौजूद है। इससे वाहन की लगातार निगरानी की जा सकेगी। नई गाड़ी से पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। वाहन का शुभारंभ थाना परिसर में विधिवत पूजन के बाद किया गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इसे क्षेत्र के लिए अहम उपलब्धि बताया। मंडावा में निर्वाचन विभाग का मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान जारी है। एसआईआर कार्य के बाद दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मैपिंग नहीं होने पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस दिए गए थे। नोटिस तामील होने के बाद सुनवाई शुरू की गई है। तहसील परिसर में अभियान चलाया जा रहा है। सही मतदाता का नाम न छूटे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। गलत नाम हटाने की भी जांच हो रही है। एईआरओ और बीएलओ दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद सूची में आवश्यक अपडेट किया जा रहा है। सहायक निर्वाचन अधिकारी सुनवाई कर इस पर अंतिम निर्णय ले रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ खेल राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने किया। यह आयोजन 12 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश भर से आए युवाओं ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। युवा कलाकारों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने कहा कि यह महोत्सव उन्हें पहचान देने का अवसर दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से ग्रामीण और दूर दराज के युवाओं को मंच मिला है। युवा महोत्सव से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। कार्यक्रम में कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली। समारोह में राजस्थान क्रीड़ा परिषद के सचिव श्री नीरज के पवन की भी मौजूदगी रही। देखिए, लगातार प्रदेश की सरकार बनने के दूसरी बार जो राज्य स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव की आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया। पूरे प्रदेश स्तर से युवा यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी अलग अलग योग्यताओं का प्रदर्शन करने, अपने अंदर छुपी हुई उस योग्यता का एक प्लेटफॉर्म जो मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार दूसरी बार कर रहे हैं, उसको क्यों 2 मिनट रुक जाए। और ये युवाओं के लिए आने वाले समय में निश्चित रूप से एक उनके भविष्य निर्माण के लिए बहुत बड़ा कदम है। मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से युवा तैयार हो चुका है। युवाओं को ये बात अच्छे से समझ में भी आ चुकी है कि देश 11वें पावनदान से जो 4थे पावनदान तक बढ़ चुका है। जापान जैसा देश हमसे पीछे जा चुका है। जर्मनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विश्व के अंदर एक अलग सोच का निर्माण हो चुका है। एक समय था कि हमारे युवाओं को, हमारे देशवासियों को मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सिर्फ दिल हिंदुस्तानी का दिया जाता था, माल सब बाहर का आता था। लेकिन मोदी जी ने जो स्वदेशी का नारा दिया, मेक इन इंडिया का नारा दिया, उसके अंदर देखते देखते पूरे विश्व के अंदर फिजा भी बदल चुकी है। विदेश की धरती पर विदेशी महिलाएं हमारे राजस्थान के भजन गाते हुए हमको सुनाई दी है। विश्व के अंदर आज हमारी संस्कृति का, हमारे कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। देखते देखते पूरे विश्व के अंदर फिर से विश्व
मित्र कैसे बन सके हिंदुस्तान, उस दिशा की तरफ कदम बढ़ चुका है। जैसा कि आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत के सपने को पूरा करने के इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा करी कि वो हर साल युवा महोत्सव मनाएंगे, और उसको भी इस बार हम बहुत नई ऊंचाइयां देते हुए 5 दिन का युवा महोत्सव 7 से 12 तारीख तक मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन अभी माननीय मंत्री महोदय ने किया। हमें पूरा विश्वास है कि युवाओं में इस कार्यक्रम के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार होगा, और जो यूथ यहाँ से सेलेक्ट होकर के केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनकी चर्चा का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो हम जो राज्य सरकार की बजट घोषणा की मंशा है, उसी के अनुरूप इस कार्यक्रम को अगले 5 दिनों में पूरा करने जा रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, हमें इतना अच्छा स्टेज मिला, जो मतलब बैकवर्ड लोग हैं और जो मतलब जिन्हें इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, उनके लिए भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। उन्हें भी अपनी स्किल्स को आउटशो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उन्हें हम थैंक यू कहना चाहते हैं इतना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। मुख्यमंत्री जी का नाम? जी, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे ही स्टेजेस से स्टार्टिंग होती है जहाँ हम अपना टैलेंट दिखाना शुरू करते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्टेजेस से जाके ही एक टाइम पे हम लोग अपने आप को बहुत वाइड लेवल पे दिखा पाते हैं कि हाँ, ऐसे ही स्टेजेस से होती है शुरुआत। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन होने जा रहा है। 15 जनवरी 2026 को यह परेड जगतपुरा के महल रोड पर होगी। परेड NRI चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल तक निकाली जाएगी। इस भव्य आयोजन में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जवान और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। आम नागरिकों की भी बड़ी भागीदारी रहेगी। परेड के दौरान भारतीय सेना का शौर्य, अनुशासन और पराक्रम देखने को मिला। दर्शकों के लिए 9, 11, 13 और 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक मार्ग खोला जाएगा। सुरक्षा और यातायात को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। हमने ये देखा है कि यहाँ पे आके जो परेड होती है, वहाँ पे एक्टिविटीज होती है, उनका हमें मतलब कोई अंदाजा भी नहीं था कि इस हद तक मतलब एक्टिविटीज होती है। मतलब बहुत अच्छी हो रही है। देश के लिए जो जवान तैयार हो रहे हैं, कुछ भी मान लो कि हमारे देश की रक्षा के लिए इतना मतलब बहुत कुछ करते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं है। वो आज रियल में हमने देखा और माना है। और मैं बस्सी जयपुर से आया हूँ, और ये फौजी जो रिहर्सल करते हैं हमने तो पहली बार देखा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, और देश का भविष्य है ये। बहुत अच्छी परेड हुई थी। हमारे जो जवान हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और पहली बार जयपुर में हुआ। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री साहब के लिए इसको लेकर पहली बार हो रहा है? बहुत अच्छा कि हमारे जयपुर में पहली बार हुई है ये चीज़, हमेशा दिल्ली में होती है। मेरा नाम राधिका है और मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा। हमारे वीर जवान जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के लिए। थैंक यू CM सर, हमें एक झलक देने के लिए कि हमारे देश के जो जवान हैं उन्होंने अच्छे से हमारी रक्षा करने को थैंक यू। अजमेर जिले के रूपनगर में फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ग्राम पंचायत भवन में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला। शिविर का आयोजन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के निर्देश पर किया गया। शिविर में स्ट्रीट फूड वेंडर्स और फास्ट फूड विक्रेताओं को फूड सेफ्टी नियमों की जानकारी दी गई। खाद्य पदार्थों के रखरखाव, भंडारण और विक्रय के नियम समझाए गए। मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन लेकर फूड लाइसेंस जारी किए गए। इस दौरान मोटे अनाज के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया गया। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।